नमस्कार दोस्तों। नए चैप्टर के साथ हम क्लास 8 की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसके पहले हम एक चैप्टर पूरा कर चुके हैं, रिसोर्सेज का, यानी कि संसाधनों का। दूसरा अध्याय है ये, दूसरा चैप्टर है ये, सेकंड चैप्टर है क्लास 8 की ज्योग्राफी का, जिसके अंदर लैंड यानी कि भूमि, सॉइल यानी कि मृदा, जल यानी कि वाटर, प्राकृतिक वनस्पति मीन्स नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसका हम पूरा डिटेल में सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसकी एक लंबी वीडियो श्रृंखला चलेगी, लेकिन हम छोटे छोटे पार्ट में इसको पढ़ेंगे जिससे कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न बने कि कोई टॉपिक छूट जाए। शुरू करते हैं हम इसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लैंड के रूप में, यानी कि भूमि। देखिए मित्रों, भूमि से हम सब परिचित हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो भूमि से अपरिचित हो। भूमि जिसको लैंड कहा जाता है। इस चैप्टर की शुरुआत दो उदाहरणों से हो रही है। देखिए मित्रों, सबसे पहला उदाहरण है यहां पर एक बच्चा माम्बा, जिसका घर बताया गया है तंजानिया में। मित्रों, तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। माम्बा अफ्रीकी देश तंजानिया में उसका घर बताया गया है। यहां से शुरू हो रहा है ये चैप्टर। अब देखिए, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब हो सके तो हमें मैप का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में अगर मैप की सहायता से पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे अफ्रीका का जिक्र आता है, मैं यहां पर अफ्रीका महाद्वीप का एक कच्चा चित्र बना रहा हूं। ये इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप का चित्र है। ये जो तंजानिया है, इसके पूर्वी भाग में यहां पर इसकी लोकेशन है। ये है तंजानिया। अब तंजानिया की राजधानी की बात की जाए मित्रों, तो तंजानिया की जो राजधानी है वो है दोदोमा। तंजानिया की राजधानी है वो है दोदोमा। अब माम्बा क्या करता है? माम्बा तंजानिया में रहता है, और इस चैप्टर के अंदर जब शुरुआत में तंजानिया की थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशन बताने की कोशिश की जा रही है चैप्टर में भूमिका के रूप में। माम्बा के परिवार की जो आजीविका का स्रोत है वो है कुछ बकरियां, थोड़ी सी खेती। तो देखिए, माम्बा जो है इसके पास कुछ बकरियां हैं, और इसके जो घरवाले हैं वो मक्का यानी कि मेज और सेम की खेती करते हैं। यहां की जो भूमि है यानी कि जमीन है वो है चट्टानी प्रदेश यहाँ पे, यानी कि रॉकी लैंड। ये जो तंजानिया का जो क्षेत्र है ये चट्टानी प्रदेश है। चट्टानी प्रदेश यानी कि चट्टाने ज्यादा है, रॉकी लैंड। इसके अलावा छोटे मोटे काम करके ये लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। देखिए, अफ्रीका का यहां पर जिक्र किया और तंजानिया के उदाहरण से ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा बारिश हो या बड़े बड़े घास के मैदान हो। यहाँ पर देखिए, आपको चट्टानी प्रदेश के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ की जमीन है वो उबड़ खाबड़ है और ज्यादा उर्वर नहीं है, यानी कि ज्यादा फर्टाइल नहीं है, ज्यादा यहाँ पर खेती नहीं होती है। और यहाँ के जो लोग हैं वो छोटा मोटा काम करके मक्का जैसी मोटे अनाज वगैरह उगा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब माम्बा के बाद में जो दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है पीटर का। मैं यहां पर लेता हूं इसको, सेकेंड एग्जाम्पल दिया है पीटर रहता है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश है।
अब जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात होती है तो आपको यहाँ पर मैप, यहाँ पर मैं कच्चा मानचित्र बनाऊं, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा अफ्रीका, ये उसके ऊपर जो है वो भूमध्य सागर है। आपने देखा होगा कि इस तरह से एक ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के यहां पर साइड में जब आप जाएंगे तो ये है, यहां पर न्यूजीलैंड है। ये जो क्षेत्र है वो है न्यूजीलैंड का। और दोस्तों न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। तो देखिए यहां पर हमें दो राजधानी भी पता चल गई कि तंजानिया की राजधानी है दोदोमा और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। लेकिन तंजानिया और वेलिंगटन में बहुत सारा अंतर है। जहां पर तंजानिया एक पठारी प्रदेश है, वहां पर न्यूजीलैंड जो है एक उपजाऊ क्षेत्र है और वहां पर घास के मैदान है। देखिए क्या है, न्यूजीलैंड के अंदर जो पीटर है, उसके पीटर का आजीविका का जो साधन है, पीटर की आजीविका या उसके घर वालों की जो आजीविका है वो भेड़ पालन से चलती है। और भेड़ पालन अपने आप में एक बड़ा ऊन प्राप्त करने का बहुत बड़ा उद्योग है। इसलिए यहां की जो भेड़ें हैं वो भेड़ पालन केंद्र में रहती हैं। भेड़ पालन केंद्र, इसको शिपयार्ड भी कहते हैं। शिप रेयरिंग जो रीजन है, जो क्षेत्र है यहाँ का, वहां पर बहुत सारी भेड़ें लाई जाती है, उनसे ऊन प्राप्त करके एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री चलाया जाता है। यहां पर ये जो है विस्तृत घास के मैदान है, यानी कि ग्रासलैंड्स है। विस्तृत घास के मैदान यानी कि ग्रासलैंड्स। देखिए एक तरफ चट्टानी भूमि है, एक तरफ घास के मैदान है, दोनों में काफी अंतर है। अब यहां के लोग क्या करते हैं, खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं। पशुपालन, सब्जियां उगाना और इसके साथ में बायो फार्मिंग, यानी कि ये लोग जैविक खेती भी करते हैं। बायो फार्मिंग कौन? न्यूजीलैंड के लोग। तो यहां पर पीटर और मांबा के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग जमीन के अंदर अलग अलग खेती होगी और लोगों की जो आजीविका है वो इसके ऊपर निर्भर करेगी कि उनके पास जमीन कैसे है। अगर वो जमीन से खेती के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं तो अलग अलग कारण है, अलग अलग यहाँ पे परिस्थितियां इसलिए क्योंकि देखिए भूमि की गुणवत्ता अलग है, यानी कि क्वालिटी ऑफ जो लैंड है वो अलग है। यहाँ पर मिट्टी अलग है, यानी कि सॉइल, जल की जो उपलब्धता है वो, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी, प्रौद्योगिकी, ये सारे कारक हैं कि आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पर कुछ परिस्थितियां देखने को मिलेगी। अब देखिए जहां तक भूमि की बात, ये तो मांबा और पीटर की बात हो गई। ये दोनों को बताने का मकसद यही था कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार की भूमि उपलब्धता है। जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, वो टोपोग्राफी जो है उसकी संरचना अलग अलग है, जो स्थलाकृति है वो अलग अलग प्रकार की है। अब जब आंकड़ों की बात करें तो ये देखिए यहां पर हम इस प्रकार से ये कर सकते हैं और ये मैंने एक पाई ग्राफ बनाने की कोशिश की है। ये है आपका वाटर जो है 70% और ये है आपका लैंड जो है 30%, यानी कि इस पृथ्वी पर 70% जल है और 30% जो है वो भूभाग यानी कि लैंड है, यानी कि जमीन है। इस पाईग्राफ से आप समझ सकते हैं। अब हम भूमि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 90% पॉपुलेशन जो है वो 30% लैंड का यूज करती है। इस विश्व के अंदर 90% जनसंख्या 30% भूमि का उपयोग करती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जब 30% भूमि का उपयोग करते हैं तो बाकी की 70% कहां गई? सही है ना?
वो 70% भूमि ऐसी भूमि है जहां पर मनुष्य आसानी के साथ नहीं रह सकता है। वो कैसी है? 70% भूमि जो है शेष, यानी कि रिमेनिंग 70% भूमि, बाकी की जो बची हुई 70% जमीन है वो है तो निर्जन है, बिना मानव के, मानव रहित, या फिर वहां पे जनसंख्या विरल है। भूमि पर या तो लोग नहीं रहते, कहीं कहीं नहीं रहते, या फिर विरल जनसंख्या। विरल जनसंख्या का मतलब है बहुत कम लोग। मान लीजिए 2 घर यहां हैं, फिर 1 किलोमीटर पे जाएंगे तो आपको 3 घर मिलेंगे, फिर आप 4 किलोमीटर पे जाएंगे तो वहां पे 1 परिवार मिलेगा। इस प्रकार से जब व्यक्ति दूर दूर बसे हो तो उसको हम कहते हैं विरल जनसंख्या, यानी कि स्पेशली पॉपुलेटेड। इसको हम कहेंगे स्पेशली पॉपुलेटेड, यानी कि विरल जनसंख्या। अब देखिए 30% भूमि का उपयोग 90% जनसंख्या कर रही है। बाकी की जो 10% जनसंख्या वो अलग अलग जगह, वो 70% भूमि पे है, लेकिन वो जमीन ऐसी है जहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, यानी कि रहने के लिए वो ज्यादा उपयुक्त नहीं है। ये बात को आपको समझना है। अब देखिए भूमि तथा जलवायु के अलग अलग लक्षण होते हैं। कहीं पे क्लाइमेट अच्छा होगा, कहीं पे अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए आप हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में चले जाइए, वहां पे क्लाइमेट बर्फ का है, ठंडा बहुत है, वहां पे आदमी रह भी नहीं सकता है। आप रेगिस्तान में चले जाइए, वहां पे बहुत तपती हुई जो रेत है, वहां पे आदमी कैसे रहेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जलवायु पे भी निर्भर करता है कि आदमी कैसा रहेगा, और उसी के आधार पर वहां पे लोगों के रहने की जो स्थिति है वो डिसाइड होती है। तो 30% लैंड जो है वो अर्थ सरफेस पे आपको नजर आ रही है। आप इसकी स्थिति पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षणों के आधार पर विश्व के अलग अलग भागों में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। जमीन से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जनसंख्या वितरण, यानी कि भूमि पर क्या सब जगह व्यक्ति समान रूप से वितरित है? नहीं। क्यों नहीं? 2 कारण है। एक तो देखिए भूमि यानी कि लैंड, और दूसरा है जनसंख्या, सॉरी जलवायु। क्लाइमेट। जमीन और जलवायु, ये 2 ऐसे, भूमि और जलवायु ऐसे कारक हैं कि इनके लक्षण जो हैं, यानी कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जलवायु के लक्षणों के आधार पर जनसंख्या का वितरण, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसा है? असमान है, अनइवन, जिसको आप असमान बोलते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज लैंड एंड सेकेंड वन इज क्लाइमेट, यानी कि भूमि और जलवायु ये हर जगह अलग अलग होती है, इसलिए जनसंख्या का वितरण भी असमान होगा। अब देखिए लोग ज्यादा कहां रहेंगे, लोग कम कहां रहेंगे, यानी कि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र और सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं सघन जनसंख्या। सघन जनसंख्या कहां होगी? डेंसली पॉपुलेटेड। सघन जनसंख्या कहां होगी? जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। कहां रहेंगे? एक तो जो उर्वर मैदान होंगे, जहां पे खेती ज्यादा होती है, उर्वर यानी कि उपजाऊ, फर्टाइल प्लेन एरिया, नदी घाट या रिवर वैलीज, जहां पे पानी की उपलब्धि होगी, जहां पे पानी ज्यादा होगा, वाटर रिसोर्सेज, रिवर वैलीज, ये ऐसे इलाके हैं जहां पे लोग ज्यादा रहेंगे।
उर्वर मैदान और नदियों की जो घाटियों वाले क्षेत्र हैं जहां पे पानी की उपलब्धता है, और वही वो खेती वाला जो समीकरण वहां पे सटीक बैठता है, या फिर प्लेन एरिया है जो मैदान है जहां पर यातायात के साधन अच्छे हैं, भूमि की गुणवत्ता अच्छी है, जमीन अच्छी है, लोगों के जीवन यापन में उनको कोई कठिनाई नहीं होती है, ये सुटेबल है उसके लोगों के रहने के लिए। लेकिन वे कौन से स्थान है जहां पे जनसंख्या कम होगी, उसको हम कहेंगे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, स्पेशली पॉपुलेटेड, जिसका हमने पहले जिक्र किया था। जहां पर विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? विरल जनसंख्या क्षेत्र यानी कि जहां पे लोग कम रहेंगे, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो जो स्थलाकृति उबड़ खाबड़ होगी, क्योंकि न तो वहां पे खेती हो सकती है, इस प्रकार से उबड़ खाबड़ होगी। अगर आप इस तरह से देखें, प्लेन एरिया ना होकर के इस तरह से ऐसे 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 टोपोग्राफी होगी उसकी, ऐसी स्थलाकृति में लोग कम रहेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं कि उबड़ खाबड़ जहां की स्थलाकृति है, रफ टोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, एक तो वहां पर लोग कम रहेंगे, जिसको हम कहेंगे रफ टोपोग्राफी। पहली बात तो ये, उबड़ खाबड़ स्थलाकृति में लोग कम रहेंगे, जहां पर ज्यादा स्लॉब एरिया यानी कि पर्वतों के तीव्र ढालनुमा संरचना है, वहां पर भी लोग कम रहेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं पर्वतों के तीव्र ढाल, पर्वतों के तीव्र ढाल यानी कि तेज ढाल हैं, स्टीप स्लॉप्स हैं, स्टीप स्लॉप्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के तीव्र ढाल, वहां पर भी लोग कम रहेंगे। फिर वे क्षेत्र जहां पर बाढ़ ज्यादा आती है, जो जलाक्रांत हैं, लोग दुखी हो जाते हैं वहां रहने से, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और लोग निम्न क्षेत्र हैं, ढलान से थोड़ा नीचे की तरफ है जहां पानी ज्यादा आता है, वहां पर भी लोग जो है वो कम रहते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं हम जलाक्रांत यानी कि जल के भय से जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, जलाक्रांत यानी कि जहां पे पानी के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जलाक्रांत प्रभावित निम्न भूमि क्षेत्र यानी कि जहां पर जमीन का जो स्तर है वो नीचा है, निम्न भूमि क्षेत्र, ये हम वो बता रहे हैं जहां पर लोग कम रहते हैं। उसके बाद में आप यहां आ जाइए, यहां पर ले लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्र यानी कि डेजर्ट एरिया, यहां पर भी लोग कम रहेंगे। देखिए, मैं यहां से यहां लिया है, रेगिस्तानी क्षेत्र, लोग बहुत कम रहेंगे। घने वन क्षेत्र, थिक फॉरेस्ट एरिया, जंगलों में कौन रहता है? बहुत कम लोग। घने वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया, ये वो जगह है जहां पर लोग विरल जनसंख्या यानी कि कम रहेंगे या नहीं के बराबर रहेंगे। देखिए, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, नंबर 1 उबड़ खाबड़, नंबर 2 पर्वतों का तीव्र ढाल, नंबर 3 जलाक्रांत क्षेत्र, नंबर 4 रेगिस्तान, और ये 5वां घने क्षेत्र। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र घने वन क्षेत्र थे, और सघन जनसंख्या में उर्वर मैदान और नदी घाटियां। अब देखिए, इसका मैं क्विक रिवीजन लेता हूं। चैप्टर हमने नया शुरू किया था और सबसे पहले पढ़ रहे थे हम भूमि। 2 एग्जाम्पल लिए थे हमने। सबसे पहले लिया था तंजानिया का। तंजानिया अफ्रीका का देश है, और वहां पर जो माम्बा से इस चैप्टर की शुरुआत की गई। ये लोग बकरियां पालते हैं, मक्का और सेब की खेती वगैरह करते हैं। इनकी जो जमीन है वो चट्टानी प्रदेश है, रॉकी क्षेत्र है इनका, है ना। चट्टानी क्षेत्र होने से वहां पे खेती की बहुत कम गुंजाइश होती है, न के बराबर थोड़ी बहुत खेती होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने देखा कि न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, हमने देखा कि यहाँ की जो भूमि है बहुत अच्छी है। यहाँ पर घास के मैदान है, यहाँ ऊन, भेड़ों के लिए भेड़ पालन केंद्र भी है, जिसे ऊन मिलती है, ऊन की प्राप्ति होती है ना। और ऊन प्राप्त करने के बाद में इनकी जो आजीविका है वो बहुत अच्छी हो जाती है। यहाँ पर विस्तृत घास के मैदान है। ये लोग पशुपालन करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, बायो फार्मिंग यानी कि जैविक खेती करते हैं, जिसके अंदर रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होता है। इन दोनों को बताने का मतलब यही था कि आपको जमीन की जो गुणवत्ता है उसके बारे में बताया जाए, यानी कि जो लैंड है उसके आधार पर। तो लैंड की जब बात की तो ये हमने पूरे विश्व की लैंड
जो 30% हमारे पास है, उसमें से भी विश्व की 90% संख्या 30% भूमि का उपयोग करती है, तो कि 70% कहाँ गई कि 70% जमीन ऐसी है उसमें से कुछ क्षेत्र में तो लोग नहीं रहते हैं या फिर कई जगह पे रहते हैं तो बहुत कम लोगों यानी कि विरल जनसंख्या, स्पेशली पॉपुलेशन है 2 यहाँ पे, 5 वहां पे, 3 वहां पे। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, कम रहते हैं। लेकिन उसके पहले ये था कि भाई जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, सब जगह समान रूप से लोग क्यों नहीं रहते हैं। देखिए मुंबई इतना जबरदस्त डेंसिटी वाला एरिया है, इतना जबरदस्त पॉपुलेशन है, लेकिन आप जैसलमेर जाइए राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा क्यों है, तो यहां पर 2 कारक बताए। एक तो भूमि की गुणवत्ता और जलवायु, क्लाइमेट और भूमि, ये 2 कारक है जिसके आधार पर जनसंख्या अलग अलग बटी हुई है। कहीं पर ज्यादा है, सघन है, डेंसली पॉपुलेटेड, तो कहीं पर विरल है। सघन का मतलब जनसंख्या ज्यादा होना, अगर मैदान उर्वर होंगी, नदी घाटियां होगी तो लोग ज्यादा रहेंगे। विरल होगा मतलब उबड़ खाबड़ है, पर्वतों की तीव्र ढाल है, जलाखान क्षेत्र है, यहां पर लोग कम रहेंगे। तो इसकी शुरुआत हमने की है पहले वीडियो से, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं मित्रों, चैप्टर बहुत आसान है। ये देखिए, इसको मैंने बताया था उबड़ खाबड़ क्षेत्र, है ना। चैप्टर बड़ा है, लेकिन हम आसानी के साथ सरल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके सारे वीडियो लेक्चर जब आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि चैप्टर बड़ा जरूर है लेकिन बहुत सरल और स्पष्ट है। अब हम इसके आगे की जो प्रक्रिया है, इसका जो आगे का जो चैप्टर है, वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा करेंगे।